हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी को नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम नज़र डालने वाले हैं सिलेबस के ऊपर कि एकेटीयू की तरफ से इस यूनिट का क्या सिलेबस होने वाला है। तो जो सिलेबस है वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इस सिलेबस को आप ज़रूर से जो है वो फॉलो करिएगा, क्योंकि इस सिलेबस के हिसाब से ही जो है एग्जामिनेशंस आएंगे। ठीक है, तो होप सो जो दोस्तों आपने जो सिलेबस है उसके ऊपर नज़र डाल ली होगी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। तो कंटेंट्स जो है वो ज़्यादा नहीं है, बस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, एनवायरमेंटल अप्रेजल, मार्केट अप्रेजल, मैनेजमेंट अप्रेजल। एक्चुअली में है क्या, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ना उसके ये सारे पार्ट्स हैं। तो ये एक तरीके से हम पार्ट्स के बारे में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद क्या इनिशिएशन होता है, सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद फिर हम क्या प्रोसीजर्स चलाते हैं आगे को, और हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो टीम हो, चाहे वो हमारे टास्क हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसके लिए एक मैनेजर रखा जाता है जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो जब हम सारे के सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो हमारे जो हमें चीज़ चाहिए, मतलब कि जो हमें अचीव करना है गोल, चाहे वो हो, चाहे बजट हो, चाहे टास्क हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे मेथड्स हो, चाहे नॉलेज हो, इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ इन्वॉल्व करते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार रिविजन करते हैं फटाफट से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होता है कि जब हम सारी की सारी स्किल्स, सारे के सारे प्रोसेस, सारे मेथड्स के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं कि हाँ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे हम एक गोल को जो है अचीव कर सके, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर हमारी कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, कुछ एग्रीड पॉलिसीज होती हैं, जैसे हमने ISO वगैरह पढ़ा था क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए। इट कैन इन्वॉल्व वन टाइम प्रोजेक्ट और एनी ऑनगोइंग एक्टिविटी। एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नया प्रोजेक्ट पकड़ो तो ही आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई वन टाइम प्रोजेक्ट है तब भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपका ऑनगोइंग एक्टिविटी हो तब भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा। पर्सनल का मतलब होता है जो इंप्लॉइज होते हैं उनका मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा, फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ नहीं करनी है, इसका भी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होता है, लैपटॉप्स हो गए। अगर बाई चांस हमारा काम प्रॉपर्टी डीलिंग का नहीं है, मतलब जो ज़मीन होती है उसका नहीं है, हमारा काम है टेक्निकल फील्ड में, तो टेक्निकल फील्ड में हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जहाँ पे बैठते हैं, ऑफिस हो गई, या फिर हमारे लैपटॉप्स हो गए, या फिर जो हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना एक मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है, फिर मैनेजमेंट चाहिए होता है जो हमें बताए कि आपको इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, मेनली प्लानिंग होती है, इनिशिएशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, मॉनिटरिंग होती है और क्लोजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट कौन से हैं, 5 किस तरीके से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं, तो उसके जो टाइप्स हैं, जो आप एलिमेंट्स कह सकते हो या फिर कैसे अचीव कर सकते हो, तो उसके अंदर सबसे पहले प्लान करेंगे, इनिशिएट करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को जो है क्लोज कर देंगे। ठीक है, टेक्निक्स इसकी होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हमारे पुराने मेथड्स होते हैं, या फिर वाटरफॉल मेथड होता है, एजाइल मेथड होता है, लीन मेथड होता है, तो हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। It is used across industries and is an important part of success of construction, engineering and IT companies। ये ना हर एक फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही नहीं होगा, मान के चलिए कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट करी और कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है आपने खाली मिस्त्री छोड़ दिए, तो वो जो मिस्त्री हैं वो कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं, कि आपको प्रोजेक्ट टाइम पे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये लोग आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक ठेकेदार रख दोगे, ठीक है, जो उनके ऊपर एक या फिर आप खुद चले जाओगे जो उनको कमांड कर रहा है कि यार तू यहाँ पे ये वाला काम कर, ये वाला ये काम कर, है ना, जिससे आप जल्दी काम करवा सको, ऑन टाइम आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा सको, जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, आपका जो पैसा है वो ओवर लिमिट ना लग जाए और प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट हो। इसलिए वाली जो सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे वो IT कंपनीज की फील्ड में हो। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आउटपुट, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। आउटकम्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर हमने मेथड 1 यूज़ किया तो क्या पॉसिबिलिटी है, मेथड 2
यूज़ किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, और उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रॉफिट्स बनाना होता है और कंपटीशन लड़ना होता है, जो बाकी की कंपनीज उनसे कंपटीशन फाइट आउट करने का होता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला है हायर लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस, मतलब कि जो हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सक्सेस जो है वो जल्दी दिलाने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स हमारे तैयार होंगे। फिर एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करता है, लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी, लॉस जो कॉस्ट होती है वो उसकी कम होती है, शायद प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ग्रेट विजिबिलिटी इनटू प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स, हमें पता होता है कि हर एक मूवमेंट पता होता है कि ये वाला टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, अगर हो गया ठीक है मूव ऑन, अगर नहीं हुआ तो यार इसको जल्दी से कंप्लीट करो, डेडलाइन दे देते हैं जल्दी से कंप्लीट करो, नहीं तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से, या फिर आपको पनिशमेंट के टॉप पे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये जो भी है कुछ ना कुछ किया जाएगा। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है वो इंप्रूव हो जाता है, जो मैनेजर होता है वो अपने इंप्लॉइज को अच्छी तरीके से कमांड करता है, प्रोजेक्ट को समझा सकता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होनी है, क्या क्या चीज़ें होनी है, वो सारी चीज़ें समझा सकता है। बेटर लेवल ऑफ कोलैब, जो कोलैबोरेशन है उसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पे। अगर बाई चांस माने के चलिए कि एक इंप्लॉय से काम नहीं हो रहा है तो वो दूसरे इंप्लॉय से हेल्प ले सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन भी बढ़ जाता है। मोर अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो होता है, जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो ज़्यादा आप ध्यान रख सकते हो कि कितना फंड मैंने किया, कितना ज़्यादा मैंने खर्चा कर दिया, कितना खर्चा मैं और ज़्यादा रोक सकता था, या फिर कितना जहाँ पे मुझे खर्चा नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी जगह है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। बेटर रिस्क मॉनिटरिंग का मतलब है कि कोई टास्क अगर नहीं हुआ है तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है प्रोजेक्ट पे, ये भी आपको पता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो चलता ही रहता है, इसी वजह से जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे सबसे पहले CRM सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। CRM सॉफ्टवेयर होते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। डेवलप और रिलीज न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, जब आप डेवलप करते हो फिर रिलीज करते हो नई सर्विस को, तो उससे पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है वो सारा का सारा ध्यान रखती है कि प्रोजेक्ट कितना रेडी हुआ, कितना रेडी नहीं हुआ। ओपनिंग न्यू ऑफिस और स्टोर, जब आप कोई नया ऑफिस रेडी करते हो या फिर स्टोर ओपन करते हो तो उस टाइम पे भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम आता है। क्रिएशन एंड लॉन्च ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स, जब मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च होते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज़ पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, जब कोई भी नई बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, बननी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर बाई चांस आपने खाली मिस्त्री को ही छोड़ दिया, खाली लेबर को ही छोड़ दिया, तो लेबर इतना आउटकम आपको ला करके नहीं देगी, लेकिन वहीं आपने उसके ऊपर एक हायर हायरार्की पे एक बंदा लाके खड़ा कर दिया तो फिर वो उसके ऊपर ध्यान रखेगा कि लेबर सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। ऑन टाइम काम चाहिए तो उसके लिए आपको लेबर के ऊपर वो करना पड़ेगा कि मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कोई खाली तो नहीं बैठा है, अगर खाली बैठा है तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। फेजेस की बात करते हैं तो फेजेस यहाँ पे हमारे साथ होने वाले हैं, आप इसे फेजेस कह सकते हो, प्रोसेसेस कह सकते हो, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कह सकते हो, ठीक है। मेनली जो क्वांटम बुक है उसके अंदर मैंने देखा था तो 5 थे, लेकिन यहाँ पे मैंने 7 लिखे हैं। अगर आपको इसमें से कम करने हो तो आप कम भी कर सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, नो इशू। अगर आपको 7 लिखने हैं तो 7 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले है इनटेक। इनटेक का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप जो क्लाइंट है उससे आप प्रोजेक्ट लोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट आपके पास प्रपोज किया जाएगा, आपके पास आएगा, आप उसे इवेल्युएट करोगे और रिव्यू करोगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको करने के लिए सक्षम है या नहीं है। अगर सक्षम है तो क्या होगा, फिर होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसको हम विजुलाइज करते हैं कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टेज होती है जिसके अंदर जो प्रोजेक्ट है वो फॉर्मली अप्रूव किया जाता है स्पॉन्सर या फिर फाइनेंसर के द्वारा या फिर क्लाइंट के द्वारा कि हाँ चलो ठीक है, आपने जो हमें वायर फ्रेम करके दिया है, जो आपने हमें मॉडल बना के दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। प्लानिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर प्लानिंग क्या क्या होती है। प्रोजेक्ट आर डॉक्यूमेंटेड, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं कि हम क्या क्या आपको देने वाले हैं, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या शेड्यूल, कब तक हम आपको ये प्रोजेक्ट जो है रिट्राइव कर देंगे या फिर दे देंगे, ठीक है। क्रिएट सेट ऑफ प्लान्स टू गाइड टीम टू अचीव द गोल, और इसके अंदर प्लान्स भी बनते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं और टाइम पर देने वाले हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करें तो इसके अंदर सिलेक्शन होता है, इवैल्यूएशन होता है और रिक्रूटमेंट होता है आईटी सॉफ्टवेयर्स का, कि आईटी टीम का भी हो सकता है, आप आईटी टीम भी कह सकते हो कि कौन कौन से लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन हमें पता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारी एक्टिविटी है, साइकिल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी, एक्शन में आ जाएगी, ठीक है, जिससे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हम लेके आ सके। और ये सबसे लंबी फेज होती है क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा डेवलपमेंट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, अगर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर टास्क और मैट्रिक्स हमारे निकल के आ जाते हैं। ऑन टाइम एंड विद इन बजट डिलीवरी, क्योंकि इसके अंदर हमें ऑन टाइम और साथ ही साथ बजट के अंदर अंदर जो है हमें डिलीवरी देनी होती है, नहीं तो अगर बजट के आउट चला गया तो फिर हम कमाएंगे क्या और एक ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी क्या, राइट। क्लोजर
क्लोजर के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट जो है वो लास्ट प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो है रिपोर्ट बना दी जाती है और क्लाइंट और जो स्पॉन्सर होते हैं उनको दे दी जाती है, या फिर जो आपका प्रोजेक्ट है या फिर प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, लाइव कर दिया जाता है, या फिर जैसे भी क्लाइंट की मर्जी हो। ठीक है। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्कोप क्या क्या है? सबसे पहला, इट इज़ वन ऑफ वेरी फर्स्ट स्टेप यू विल टेक टू मैनेज कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ये सबसे पहला स्टेप है मैनेज करने के लिए, फिर कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को। अगर बाई चांस आपने ये स्टेप नहीं लिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इफ़ यू आर फैमिलियर विद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल देन यू हैव यू नो स्कोप इज, मतलब कि सिंपल सी बात ये है, अगर बाई चांस आपको ये पता है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है तो आपको ये भी पता है स्कोप क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ही इसका स्कोप है कि हमें जो प्रोजेक्ट है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करना है। जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, एक तरीके से आप उसे स्कोप में ले सकते हो। ये जो बेनिफिट्स हैं आप इन्हें भी लिख सकते हो, या फिर आप प्लानिंग, इनिशिएशन, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, इनको भी आप स्कोप में लिख सकते हो कि हमें टाइम पे प्रोजेक्ट देना होता है, बेस्ट देना होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहला है आपका गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट, कि जो हमारे गोल्स हैं प्रोजेक्ट के वो हमें पता होने चाहिए। जस्टिफिकेशन पता होनी चाहिए कि क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले हैं। रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमें पूरा करना है उस प्रोजेक्ट को वो पता होना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स हमें पता होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट्स मतलब कि टाइम, क्वालिटी एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है कॉस्ट एस्टिमेट्स, बजट हमें पता होना चाहिए। असाइनिंग टास्क, हमें टास्क जो असाइन करने चाहिए वो एम्प्लॉयज़ को वो ध्यान से करने चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना फ़ायदा नहीं होने वाला है। डिलीवरेबल्स, क्या क्या हमें बेनिफिट्स हमें देने हैं। डेडलाइंस, जो डेडलाइंस हमारी होने वाली हैं उस प्रोजेक्ट की, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अचीव करने के लिए। प्रोसेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेसेस और है, प्लान स्कोप मैनेजमेंट। सबसे पहले प्लान करो स्कोप मैनेजमेंट को, कलेक्ट करो रिक्वायरमेंट्स को, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स की हो, चाहे वो सॉल्यूशंस हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो क्वालिटी हो या जो भी हो। डिफाइन कर दो स्कोप को। फिर उसके बाद क्रिएट वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हम काम करने वाले हैं उसको आप टुकड़ों में बांट दो, टास्क बना दो उसके छोटे छोटे और हर एक एम्प्लॉय को पकड़ा दो। फिर उसके बाद है वैलिडेट द स्कोप। वैलिडेट द स्कोप के अंदर क्या है कि जो आपने स्कोप बनाया है, जो आपने टास्क बनाया है उसको आप वैलिडेट कर दो, इंप्लीमेंटेशन के अंदर लेके आ जाओ और लास्ट में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपकी वैलिडेशन है या फिर जो भी आपने मैट्रिक्स जो इकट्ठा करे हैं उनके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इनिशिएशन टू क्लोज। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम इनिशिएशन टू क्लोज, मतलब कि प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब एंड होगा, उसके बीच में जो भी मॉनिटरिंग करने वाला बंदा होता है, जो मैंने बोला था ना ठेकेदार होता है या फिर एक हायर हायरार्की में बंदा होता है जो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर सारी लेबर के ऊपर ध्यान रखे होता है कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो ये होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। आईटी कंपनीज में आप उन्हें टीम लीड कह सकते हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन साइड पे तो ठेकेदार कह सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। वर्क डन एफिशिएंटली सेटिस्फैक्ट्री, उनका काम क्या होता है कि वो काम को जो है एफिशिएंटली और सेटिस्फैक्ट्रीली करवाएं। प्लान प्रोसेस, वो क्या क्या काम करते हैं? प्लान करते हैं, प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, बजट को मैनेज टीम करते हैं, पूरी की पूरी टीम को मैनेज करते हैं और भी कई सारी चीज़ें वो करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले है प्लान एंड डेवलप द प्रोजेक्ट आइडिया। प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट के आइडिया को, क्रिएट करते हैं, लीड करते हैं ड्रीम टीम को। ड्रीम टीम का मतलब क्या है कि उनको चॉइस दी जाती है कि आप कौन कौन से बंदे को अपनी टीम के अंदर रखना चाहते हो। जिस जिस बंदे को वो चूज करते हैं वो अपनी टीम में रख लेते हैं। ठीक है। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड सेट गाइडलाइंस, वो मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को कि हमारा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, और डेडलाइंस जो है वो भी सेट करते हैं। सॉल्व इशूज़, अगर बाई चांस किसी इंप्लॉय को कोई इशू आ गया तो उसको भी सॉल्व आउट करते हैं। मैनेज करते हैं बजट को कि कितना खर्चा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इंश्योर करते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ हमारी जो कंपनी है वो सही चल रही है और सही हाथों में है। इवेल्युएट करते हैं प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को कि कितनी हमारी परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई है, कितनी रह गई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्किल्स की कि क्या क्या स्किल्स जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब हिसाब रखना आना चाहिए। दूसरा एडेप्टेबिलिटी, अगर बाई चांस कोई बदलाव लेकर के आना है तो बदलाव के लिए वो रेडी होने चाहिए। बजट मैनेजमेंट, उन्हें बजट मैनेजमेंट आनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो है क्लियर रहना चाहिए, ये नहीं है कुछ बात छुपा के रख ली अपने पास कि ये तो मैं बाद में बताऊंगा भैया, अभी तो नहीं बता रहा, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी सारी बात है वो आप क्लियर कर दो कि हाँ है ऐसे ऐसे काम करना है और ये काम करना है। क्रिएटिविटी, उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जब भी वो अपने काम को जो है बहुत शिद्दत से जो है कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। डिसिसिवनेस होनी चाहिए, मतलब डिसीजन लेने की जो क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर। डेलीगेशन होना चाहिए। फॉरकास्टिंग होनी चाहिए, फॉरकास्टिंग मतलब आगे की सोच होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सबको साथ लेने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप जो है सारे लोगों को मैनेज कर रहे हो अच्छे से और टीम को जो है सजेस्ट कर रहे हो जो भी चीज़ें उन्हें करनी चाहिए जिससे हम प्रोजेक्ट को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डील करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कर रहा होता है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अगर आपको कभी स्ट्रेस नहीं हुआ तो फिर आप अपने कॉलेज में जो है कभी कोऑर्डिनेटर बन जाना या फिर कभी आप जो है
कंस्ट्रक्शन साइट को पकड़ लेना, कभी आप भी एक ठेकेदार बन जाना, आपको पता चल जाएगा कितना स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। एक स्टूडेंट को भी जैसे टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, वैसे ही जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको भी टाइम मैनेज आनी चाहिए। साइट पे पहुंचना है, जो काम कंप्लीट करवाना है उसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। और ये भी क्वालिटीज़ जो है वो कम पड़ जाती हैं, कभी कभी इससे भी ज़्यादा क्वालिटीज़ जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वालिफिकेशन टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर बाई चांस आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो आप कैसे बन सकते हो? तो सबसे पहला है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और अटेंशन होनी चाहिए डिटेल्स की तरफ कि क्या क्या डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं और क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा देना और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं, ऑल्सो कम क्राइटेरिया में वेरी कंपनी टू कंपनी। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम मैं आपको बता देता हूँ कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए रिलेटेड रोल में। चाहे आप एक छोटी सी कंपनी में ही एक प्रोजेक्ट मैनेजर बने हो, लेकिन या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट ही लीड किया हो, या फिर अपनी एक छोटी सी टीम ही लीड करी हो, लेकिन आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके अलावा फॉर्मल ट्रेनिंग या फिर एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिस सर्टिफिकेशन का नाम है PMP, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बेटर मॉनिटरिंग। अगर आप स्ट्रक्चर कर देते हो प्रोजेक्ट को तो उसके लिए बेटर मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करती है। बेटर कम्युनिकेशन मतलब कि मैनेजमेंट जो है ईजी हो जाता है। ट्रैक प्रोग्रेस मतलब कि काम कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें ट्रैक करने में हेल्प आउट करता है। बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी कितनी लगी कितनी नहीं लगी, या फिर कितना हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइम ले चुका है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने में हेल्प करता है। कॉस्ट कंट्रोलिंग मतलब कि रिसोर्स एलोकेशन हमने कितना कर दिया, कितना खर्च कर दिया है और कितना बचा है। बेटर रिजल्ट की हम बेटर रिजल्ट्स या फिर रिक्वायरमेंट्स जो है किस तरीके से प्रोवाइड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो थे हमारे इसके प्रोजेक्ट मैनेजर इसके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब एक्चुअली क्या है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल से यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया टॉपिक अप्रेजल वाला, जिसके अंदर हम बाकी के जो पार्ट्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट अप्रेजल देखते हैं फटाफट से क्या है। प्रोसीजर टू एक्सेस क्रेडिबिलिटी, रीडेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड डिसाइड टू बी अ पार्ट ऑफ इट और नॉट। मतलब कि एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि प्रोजेक्ट के अंदर दम है नहीं है, रीडेबिलिटी मतलब कि वैलिड पॉइंट्स हैं या नहीं है, प्रोजेक्ट बन सकता है नहीं बन सकता, और डिसाइड किया जाता है कि हमें ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। टू नो ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोजेक्ट। ऑथेंटिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। मेजरली यूज्ड इन फाइनेंस। और हम जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये मेनली इसलिए यूज करते हैं कि प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें पैसा मिल रहा होगा ना, तो फिर हम तो मार्केट में इतने सारे स्किल्ड पीपल पड़े हुए हैं, हम उसमें से किसी को भी इंप्लॉयमेंट देके अपनी कंपनी के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। अप्रेजल शुड आंसर 3 क्वेश्चन। जो अप्रेजल है उसे 3 क्वेश्चन जो है उनके आंसर जरूर देने चाहिए। सबसे पहला व्हाट विल अचीव दिस असम्पशन इज करेक्ट, क्योंकि जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो उसके बाद हम कुछ assumptions बनाते हैं कि होगा नहीं होगा, क्या टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, क्या हमें हायरिंग करवानी पड़ेगी, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम अचीव कर पाते हैं उस assumptions को या नहीं, अगर करेक्ट हुई तो हम क्या अचीव करेंगे, यहाँ पे एक assumption आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइकलीहुड ऑफ assumptions इफ करेक्ट। मतलब कि क्या क्या होने के चांसेस हैं। मतलब कि ऊपर वाला क्वेश्चन था कि क्या हम क्या अचीव करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर है क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हाउ रोबस्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ assumption इज करेक्ट। मतलब कि रोबस्ट का मतलब होता है कितना टिकाऊ होने वाला है हमारा अगर बाई चांस जो हमारी एजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो अगर एजम्पशन इनकरेक्ट हो जाती है तो हमारा प्रोजेक्ट कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, इस चीज की वैल्यूएशन की जाती है। और रोबस्टनेस की क्यों की जाती है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाता है, और सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ गया और हमारी एजम्पशन फेल हो गई तो क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं कि एप्लीकेशन क्रैश होगा, सर्वर क्रैश होगा, या फिर वीडियो चलेगी नहीं, किसी की भी चलेगी लेकिन किसी किसी की। तो ये सारे एजम्पशंस जो है हमें पता होने चाहिए। तो ये होते हैं हमारे अप्रेजल के 3 क्वेश्चन जो हमें पता ही होने चाहिए या फिर आंसर ही करने चाहिए। ऑल्सो कंपेयर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ मनी, पीपल, लैंड, रॉ मटेरियल्स। ऑल्सो कंपेयर करो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि पैसों पे, पीपल पे, कि कौन से लोग हमारे लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, किन लोगों को हमें प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करना है। उसके अलावा लैंड का मतलब क्या है कि कौन सी जमीन जो है हमें खरीदनी है, कौन सी जमीन पे कंस्ट्रक्शन करना है। अगर आपसे कोई कहते हैं कि रेगिस्तान में कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पे तो बड़ा मुश्किल है कंस्ट्रक्शन करना, उसके लिए तो अलग इक्विपमेंट चाहिए, अलग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अलग एटमॉस्फेयर चाहिए, है ना। तो वहां पे जो है ये कंपेयर किया जाता है। रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगने वाले हैं ये कंपेयर किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है अर्बन डेवलपमेंट और रीडेवलप टाउन्स। मतलब कि जब
अर्बन डेवलपमेंट की जाती है या फिर जो टाउन्स हैं उनको रीडेवलप किया जाता है, तो क्या क्या इंटीग्रेशन किया जाता है? तो सबसे पहले इकोनॉमिकल अप्रेजल किया जाता है। इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा इतना है या नहीं है। मार्केट एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कॉस्ट अप्रेजल को। फिर उसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, फंडिंग लेते हैं, ठीक है, टैक्स एफर्ट्स मतलब कि क्या क्या हमें छूट बाड़ मिल सकती है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से। कॉमर्शियल अप्रेजल लेते हैं कि हमें ये सामान बेचना है जी, यहाँ पे हम बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, ये वाले सारे अप्रेजल्स लेते हैं। चलिए फैक्टर्स के ऊपर जंप करते हैं फटाफट से। प्रोजेक्ट अप्रेजल के जो है हमारे पास 9 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है टेक्निकल, लीगल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, मैनेजरियल। टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे स्किल्स होंगी कि जो भी होंगी। लीगल की बात करें तो यहाँ पे जो हम लीगल एक्शंस ले सकते हैं कोर्ट के हिसाब से, क्या क्या इलीगल है क्या क्या लीगल है, ये वाली चीज़ें। फाइनेंशियल, पैसा है या नहीं है, बेच सकते हैं या नहीं है। कॉमर्शियल हो गया। इकोलॉजिकल मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। इकोनॉमिकल मतलब कि जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, पैसा आएगा या फिर जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सोशल मतलब कि जो सोशली मतलब कि फ्री में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ किया है कि उसे सोशल अप्रेजल कहेंगे। मैनेजरियल मतलब कि जो मैनेजमेंट के लिए अप्रेजल किया जाता है, जो मैनेजर्स के लिए अप्रेजल किया जाता है उसे मैनेजरियल अप्रेजल कहते हैं। मेथड्स की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट अप्रेजल को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, फिर क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस, तीसरा है क्रेडिट स्कोर मैनेजमेंट, चौथा है आपका मार्केट एनालिसिस, फिर उसके बाद है टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस। देखिए ये जो है ना सारे के सारे मेथड्स, ये वही है जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं, बस हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को इलेबोरेट करना है। जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको जितना ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हो पेपर में, उतना ज़्यादा इलेबोरेट करना, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास जितना भी ज्ञान हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, स्कोर मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी से रिलेटेड या फिर मैनेजरियल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है, मैनेजरियल कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, तो इसके बारे में आपको जितना भी ज्ञान हो या फिर किसी भी पॉइंट के बारे में कितना ही ज्ञान हो, वो आप जरूर कॉपी में जो है लिख करके आइएगा। आपको उसका बेनिफिट जो है वो जरूर मिलेगा और कोशिश कीजिए कि आप सारा जो सिलेबस है उसे कवर करें, आपको और ज़्यादा बेनिफिट जो है AKTU एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। वाई प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन, क्यों करते हैं हम प्रोजेक्ट अप्रेजल? सबसे पहला है जिससे हमें बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिले। कोई भी कंपनी नहीं चाहती उन्हें घटिया से घटिया प्रोजेक्ट मिले, सब कंपनी ये चाहती है कि हमें उन्हें बेस्ट प्रोजेक्ट मिले, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिले, जिससे कि कंपनी की जो वर्थ है या फिर कंपनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो। एसएस प्रोजेक्ट क्रेडिट वर्थीनेस, ठीक है, जो प्रोजेक्ट की क्रेडिट है वो भी मिलेगा कंपनी को, तो इसलिए उसकी वर्थीनेस बढ़ेगी। 2SS प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे हम प्रॉफिट जो है वो बना सकें, प्रोबेबल कॉस्ट एंड बेनिफिट, जिससे हम पता कर सके कि क्या क्या कॉस्ट और बेनिफिट जो है हमें मिलने वाले हैं, क्या क्या इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट या फिर बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके अलावा है रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी रॉ मटेरियल्स की। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की, कौन कौन सी कैपिटल ऐसी है जो हमें देनी है। मान के चलिए आप इंप्लॉइज यूज़ कर रहे हो 30,000 रुपये महीने के, तो 30,000 रुपये तो आपके महीने के जाएंगे ही, और ऐसे 10 लोग हैं तो आपके 3 लाख रुपये तो महीना जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो ये फिक्स्ड वर्किंग एंड कैपिटल है जो आपको कम से कम प्रोजेक्ट से कमानी ही है। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसके बीच में भी कॉम्पिटिशन चलता है। 10 टीम बनी हुई है, 10 टीमों के बीच में कंपटीशन चलेगा, कौन सबसे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देता है और कौन सबसे बेस्ट क्वालिटी देता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल, कौन कौन से प्रोडक्शन के फैक्टर्स जो है अवेलेबल है, कौन कौन से अवेलेबल नहीं है। फुलफिल सोशल ऑब्जेक्टिव्स लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट देना या फिर और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो क्या क्या पूरे कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक प्रोजेक्ट से क्या क्या कंप्लीट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल के अंदर मेनली क्या होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो साउंडली जो है डिज़ाइन किया जाए, अच्छे से डिज़ाइन किया जाए और एप्रोप्रिएटली इंजीनियर्ड, जो इंजीनियर मतलब कि जो भी बनाया जा रहा है वो भी अच्छे से किया जाए और सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो अप करे। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट जो अप्रेजल की टेक्निक्स हैं वो लगती हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट का आइडिया है वो फिजिबल है या नहीं है टेक्निकल पॉइंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास गाड़ी है और एक सॉफ्टवेयर है और मैं चाहूँ कि मैं उस तक पहुँच जाऊँ, मून तक पहुँच जाऊँ, क्या ये पॉसिबल है? ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल घटिया है, राइट, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आज के टाइम में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या पता फ्यूचर में हो जाए। तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टेक टीम इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द आइडियाज इन वर्किंग सिस्टम। जो हमारी टेक टीम है वो कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है वर्किंग सिस्टम के अंदर। मतलब कि अगर किसी टीम को वेबसाइट बनानी नहीं आती और मैं उसे वेबसाइट बनाने का टास्क दे दूं, क्या ये कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से हमारी जो टीम है वो एबल है इस चीज़ के या नहीं है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए।
ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी चीज़ है फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो हमारी प्रोजेक्ट है उसका हमें कितनी कॉस्टिंग मांगनी चाहिए, कितनी कॉस्टिंग रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। एस्पेक्ट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे 9 एस्पेक्ट्स हैं हमारे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक, कि हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उस प्रोसेस को या फिर टेक को या नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल अरेंजमेंट्स, कि हम टेक्निकल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मटेरियल हमारे पास इनपुट होगा या नहीं होगा। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो करना है। प्लांट कैपेसिटी, हमारी प्लांट की कैपेसिटी है या नहीं है। लोकेशन और साइट जो है वो हमारे रेंज में है या नहीं है, अगर है तो हम रीच कर सकते हैं, कितनी जल्दी रीच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, क्या क्या मशीनरी और इक्विपमेंट हमें चाहिएंगे। स्ट्रक्चर और सिविल वर्क क्या होने वाला है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स जो हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर की या फिर प्रोसेस की। तो यहाँ पे हमारे पास 10 प्रोसेस या फिर 10 प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से हम टेक्निकल अप्रेजल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे इनिशिएशन, एग्जीक्यूशन, जो प्रोजेक्ट आया, चेकिंग वैकिंग, वो सारी चीज़ें हो गई। स्केल ऑपरेशन, स्केल करो ऑपरेशन को कि कितना ऑपरेशन हो गया, कितना नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल को मंगवाया जाए। फिर उसके बाद टेक्निकल नो हाउ, मतलब कि नो हाउ का मतलब क्या है कि टेक्निकली हमें पता होना चाहिए कि ये क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके से हम अचीव करने वाले हैं, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी से टास्क पूरा नहीं होता है, 2-3 कंपनीज को टास्क जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आता है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ फीचर्स चाहिए होते हैं, तो उसे हम प्रोडक्ट मिक्स कह सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो हमारे प्लांट है या फिर जो मशीनरी है उसका सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा प्लांट हम चूज करेंगे, कौन सी मशीनरी हम चूज करेंगे। हो सकता है इस वाले प्लांट के अंदर ये वाली मशीनरी ना हो, या फिर ये वाला प्लांट जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे पहले से चल रहा है, तो दूसरा प्लांट आपको लेना पड़ेगा। प्लांट लेआउट, जो आपका प्लांट है उसका जो लेआउट है वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, आपके पास है, आपसे दूर है, तो फिर आपको जो एक टीम है वो वहाँ पे सेट करनी पड़ेगी पहले। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, कि हम कब तक इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करके दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है एनवायरमेंटल अप्रेजल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज 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 चैनल जो है हमारा से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, और यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। और चलिए फिर देखते हैं फटाफट से एनवायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है। तो स्टडी कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्टडी करो कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर को कि क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए अपने स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को, टाइम को, प्रोसेस को, या फिर हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस को। कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हम कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है उस तक पहुँच सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। बाय एनालाइजिंग एंड अप्रेजिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इसका मेन काम ना ये होता है कि जो थ्रेट्स होते हैं ना, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार प्रोजेक्ट्स जो ऐसे मिल जाते हैं हमें लगते ईजी है लेकिन होते नहीं है, ठीक है, और हम उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं लेकिन वो होता है थ्रेट है। तो ये जो एनवायरमेंटल अप्रेजल होता है इसका काम ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट आया है या फिर एक्सटर्नली कोई चाल चली गई है या फिर कोई हमारे पास लेटर आया है, जो भी चीज़ें हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर एक थ्रेट मिला है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ये काम आता है एनवायरमेंटल अप्रेजल। इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरमेंट होता है, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस इसके अंदर ये 8 होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, क्या रिसोर्सेज हमें लगने वाले हैं। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, क्या हमें ये सपोर्ट करेगा सर्वाइवल और ग्रोथ में या नहीं करेगा, या फिर वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमम यूज करना है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म होती है, इसमें ज़्यादा समय लगता है या फिर बहुत लंबे समय तक ये जो स्ट्रैटेजी वो काम करती है। फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स है। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल रिलेटेड, ये 3 फैक्टर्स इसके ऊपर काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल की, तो इसके अंदर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स होते हैं, डायनामिक होते हैं, मल्टीफेसेटेड होते हैं, मतलब कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जो है नजरिया हो सकता है, तो वही होता है। और ये नॉट कॉम्पैक्ट होते हैं, ये कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। अगर आप ये सोचो इसे जल्दी से जल्दी कर देंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च करने में टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल के अंदर क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट आपने बनाया है क्या या कोई सर्विस बनाई है तो उसकी कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए, ये जो चीज़ बताती है आपको मार्केट अप्रेजल बताती है, ठीक है। मार्केटिंग अप्रेजल की मदद से आपको पता चल सकती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो सर्विस है उसकी क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए या फिर कॉस्टिंग आपको रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए
देखते हैं। प्रोवाइड्स प्रॉपर्टी ओनर विद एन एस्टिमेट व्हाट इज इट्स वर्थ एंड रिकमेंडेशन, या तो वर्थ बता देती है या फिर रिकमेंडेशन करती है कि आपको इतनी वैल्यू गिरा देनी चाहिए या फिर इतनी बढ़ा सकते हो आप। नॉट प्रॉपर वैल्यूएशन, या फिर प्रॉपर वैल्यूएशन है या नहीं है उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, ये भी बता देती है। इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट, ये इंट्रोड्यूस करती है एक प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को कि जिससे आप जो प्रॉफिट है उसको कमा सको। अप्रेजल डिपेंड्स ऑन, अप्रेजल किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है डिमांड, जो आपकी डिमांड है वो है नहीं है, अगर डिमांड है तो फिर आपको अप्रेजल मिलेगा, मतलब कि आपका फायदा है उस प्रोडक्ट को जो है आगे बढ़ाने का। अगर बाई चांस आप डिमांड ही नहीं है तो फिर आज प्रोजेक्ट को बना के क्या करोगे। फिर है सप्लाई, सप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, या फिर जो मार्केटिंग करते हैं तो वो कैसे हैं, किस टाइप के हैं, क्या वो सेल्स दे पा रहे हैं नहीं। प्राइसिंग कैसी है, अगर ज़्यादा महंगी होगी तो कम बिकेगा, अगर ज़्यादा सस्ते होंगे तो जल्दी बिक जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंस है हमारे पास। सबसे पहला है सेल्स एंड कंपिटेंस, क्या हमें सेल्स मिल रही है और किस तरीके से हम अपनी अदर कंपनी से जो है कंपटीशन लड़ पा रहे हैं। इकोनॉमिक फॉर मोर डिटेल्स, किस तरीके से हम और ज़्यादा इकोनॉमिक हो सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिले। नेट डिमांड, मैट डिमांड मतलब कि हम डिमांड को किस तरीके से मिल सकते हैं, अगर बाई चांस हमारी सारी चीज़ें ठीक है तो किस तरीके से हम डिमांड को पूरी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक फॉर मोर सेल्स, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को जो है कंपीट कर सकते हैं। मैनेजमेंट अप्रेजल की बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है मैनेजमेंट अप्रेजल। इसके अंदर क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजर्स परफॉर्मेंस इन कंपनी। इसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं कि मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है एक कंपनी के अंदर, इवैल्यूएट करते हैं मैनेजर की परफॉर्मेंस को। इसके अंदर हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये इसलिए किया जाता है जिससे हम रेज कर सके प्रोडक्टिविटी को, कि हमें पता चल जाए कौन से मैनेजर की प्रोडक्टिविटी चाहता है, कौन से मैनेजर की प्रोडक्टिविटी कम है, उसी हिसाब से उसको जो है काम दिया जाएगा, उसी हिसाब से जो है प्रमोशन मिलेगा, उसी हिसाब से जो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट की जाएगी। और प्रोडक्टिविटी से क्या होता है, ऑप्टिमल लेवल जो है हम काम का जो है अचीव करते हैं। ठीक है। हेल्प मैनेजर्स एंड कंपनी टू रीच अ कॉमन ग्राउंड, ये हेल्प करती है कि मैनेजर और कंपनी को कि एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रमोशंस एंड सैलरी इंक्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रमोशंस के लिए या फिर सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, जैसे कि हर 6 महीने के अंदर एग्जाम्स भी करवाया जाता है कई सारी कंपनीज के अंदर कि कौन से बंदे को कितनी स्किल्स आती है और उसी हिसाब से जो है इसकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट की जाती है। वेज किस किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला है टारगेट ओरिएंटेड अप्रेजल, आपको एक टारगेट दिया जाएगा उसे आप पूरे कीजिए। फिर उसके बाद है 360 डिग्री इवैल्यूएशन की, 360 डिग्री इवैल्यूएशन के अंदर अलग टेस्ट होंगे वो कंप्लीट किए जाते हैं। कन्वेंशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, असेसमेंट सेंटर रिव्यू, फ्यूचर असेसमेंट अप्रेजल की फ्यूचर में क्या क्या इस असेसमेंट का क्या क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन की आपको एक कॉस्टिंग दी जाएगी, एक बजट दिया जाएगा और उसके अंदर आपको एक काम को कंप्लीट करना होगा, तो कॉस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन ये हो जाता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है एनालाइज मैनेजर्स कॉम्पिटेंस, ये एनालाइज करता है कि मैनेजर जो है कंपीट करने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। दूसरी चीज़ है इंसाइट्स ऑन वेयर टू इंप्रूव, क्या क्या कहाँ पे जो एक मैनेजर है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है या फिर कौन कौन से एरियाज पर हम इंप्रूव कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोमोट टीम वर्क, ये टीम वर्क को प्रोमोट करता है। बूस्ट मोरल, मोरल जो होता है मतलब कि एक जो आपके अंदर की मोटिवेशन होती है उसको बूस्ट करता है। रिक्रूट रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर बाई चांस आपको किसी को एम्प्लॉयमेंट देनी है, हायरिंग करनी है, तो फिर वो भी आपको बताता है कि आप इस बंदे को निकाल दो, आपको नए बंदे को रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के अंदर क्या होता है, हु एंड वेयर कस्टमर इज एंड हिज नीड्स, मतलब कि कौन हमारा कस्टमर हो सकता है, वो कहाँ पर है और उसकी नीड्स क्या क्या हैं। जब हम इस चीज़ को रिसर्च करते हैं तो उसे हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो है 9। सबसे पहला है सेल्स करो, ट्रेंड करो, पोटेंशियल जो है मार्केट का वो पता करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, इकोनॉमिक फंड्स जो है उन्हें इकट्ठा करो और प्रॉफिट जो है कमा करके दो, एडवर्टीजमेंट रन करो इफेक्टिवनेस की तरीके से और रिएक्शन जो है वो लोगों का वो रिसीव करो, पोटेंशियल एंड मार्केट शेयर, जो पोटेंशियल और मार्केट शेयर है उसे इंक्रीज करो, डिमांड एंड प्राइस, जो आपकी डिमांड है उसे इंक्रीज कैसे किया जा सकता है और जो प्राइस है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है या फिर किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एंगेज कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें। कीप इन टच, आप जो लोग हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर लोग हैं, चाहे होलसेलर्स हो चाहे कोई भी हो, उनसे आप किस तरीके से टच में रह सकते हो। एक्सप्लोर न्यू मार्केट, जो नई मार्केट है उससे आप वो रहो, जुड़े हुए रहो। प्रमोशन, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हो। पॉजिटिव इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरीके से आप पॉजिटिव इमेज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की बता सकते हो। और फिर उसके बाद हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप हमारे यहाँ पे 6 हैं। मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, जो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हैं कमी है, क्या क्या चीज़ें हमें पूरी करनी चाहिए। मार्केट शेयर एनालिटिक्स, मतलब कि जो हमारी कंपनी है उसके ऑर्गेनाइजेशन की कितने प्रोडक्ट जो है एक साल में सेल हो जाते हैं, फिर कितना मार्केट शेयर है। जैसे गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों के अंदर मारुति जो है उसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है, सबसे ज़्यादा लोगों के पास जो है मारुति की गाड़ियाँ हैं, ये कह सकते हैं। तो ये मार्केट शेयर एनालिसिस के ऊपर मारुति सबसे ज़्यादा आगे आता है। कॉम्पिटिटिव स्टडी,
कि किस तरीके से हम compete कर सकते हैं अपने अदर जो है कॉम्पिटिटर से। ट्रेंड्स क्या क्या है, सेल्स एंड टेरिटरीज, कौन कौन सी सेल्स हम इंक्रीज कर सकते हैं और टेरिटरीज कौन कौन सी ऐसी हैं जहाँ पे हमारी सेल्स ज़्यादा हुई हैं। प्लांट एंड वेयर हाउस, कहाँ कहाँ पे हम प्लांट और वेयर हाउस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसकी यूनिट नंबर जो है 3 कंप्लीट होती है। और इसके साथ मेरे आपके पास कुछ सजेशंस है। सबसे पहले आप 2 मार्कर वाले क्वेश्चन जो है उन्हें जरूर पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कर लेना। और इसी साथ मैं आपको कहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।